हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। अगर आप यू टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी के इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के PYQs जो रहेंगे 2026 के लिए। और ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है जो हम डिस्कस आज करने वाले हैं ये है 2024 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा क्या आपको हिंदी जैसी लैंग्वेज में आपको पढ़ना है, क्योंकि स्कोर अगर आपको करना है, यू टेट अगर आपको क्लियर करना है तो दो चीज़ें हमेशा माइंड में रखना। जो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज टू, दोनों में आपसे क्या पूछा जाता है? हिंदी पूछा जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सभी स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। जो इस पार्ट को समझ जाते हैं वो यू टेट का एग्जाम हो या सी टेट का एग्जाम हो इजीली क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि CDP सभी लोग पढ़ लेते हैं लेकिन लैंग्वेज वाले पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और यहाँ से आप जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। तो लैंग्वेज वन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आप देख सकते हो प्रथम भाषा हिंदी, और ये यू टेट पेपर वन का PYQ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं काफी थ्योरी के साथ में। 2024 का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे और सारे 30 क्वेश्चंस आज हम इस सेशन में देखने की कोशिश करेंगे हिंदी के। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि जो साहित्य विमर्श में सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में। ऑप्शन बोलता है दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श या फिर विदेशी विमर्श। तो जो साहित्यिक विमर्श होता है, जो साहित्यिक वार्तालाप होता है, उसमें क्या चीज सम्मिलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विदेशी विमर्श। विदेशी विमर्श का क्या मतलब है? आप बाहर की, दूसरे कंट्री की बात कर रहे हैं, दूसरे कंट्री का डिस्कशन कर रहे हैं। साहित्यिक में दलित विमर्श भी आता है भाई, स्त्री विमर्श भी आता है और आदिवासी विमर्श भी आता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। साहित्यिक में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। आगे अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप माइंड लगाओगे इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे। कहां पर आपको ध्यान देना है वो आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, क्योंकि ये पेडागोजी वाला कंटेंट भी इसमें आ जाता है। भाषा कक्षा के लिए उपयोगी ICT संसाधन। ICT तो एक ऐसा टॉपिक है ना जो अब रिसेंटली सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस चीज को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथ के साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूंगा। ICT क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक। जैसे कि अभी हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? एक ICT का मुख्य संसाधन है। क्लियर हो गई? तो भाषा कक्षा के लिए उपयोगी ICT संसाधन क्या है? ऑडियो बुक्स होती हैं, डिजिटल लाइब्रेरी होती है, यूट्यूब है या उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे क्या है? ICT के संसाधन है। देखो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि संचार के माध्यम ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दोनों माध्यम को प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, यहाँ पर आप वीडियो भी देख सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका अभिष्ट उत्तर रहेगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33। क्वेश्चन 33 बोलता है भाई कक्षा कक्ष में उपयोग की जानी चाहिए। तो भाई ये देखो पेडागोजी का क्वेश्चन है। पेडागोजी के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करने, बिल्कुल आपको मैं रटा दूंगा। कॉन्सेप्ट्स, आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, आप आंख बंद करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और पेडागोजी आपके इंग्लिश के में भी पार्ट में आएगी, CDP में तो आती है। उसके साथ साथ दोनों लैंग्वेज वाले पार्ट, जो लैंग्वेज फर्स्ट, या तो आप हिंदी लेंगे या इंग्लिश लेंगे, और लैंग्वेज टू, दोनों में आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये स्कोरिंग रहते हैं। कक्षा कक्ष में उपयोग क्या किया जाना चाहिए? मानक भाषा को उपयोग किया जाना चाहिए, सामान्य भाषा को, क्लिष्ट भाषा को या विशिष्ट भाषा को। तो देखो यहां बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्लिष्ट भाषा का मतलब क्या होता है? क्या आप बच्चों को जब पढ़ाएंगे बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, कठिन भाषा का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं जी। कठिन भाषा का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? कठिन भाषा का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो बच्चों को समझने में क्या होगी? कठिनाई होगी, और ऐसा कार्य हमें बिल्कुल नहीं करना है जिससे कि बच्चों को समझने में कठिनाई हो। विशिष्ट भाषा का उपयोग करेंगे। अब भाई देखो, अगर आपने विशिष्ट भाषा का उपयोग किया, विशिष्ट का मतलब स्पेसिफिक, कोई भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है रूरल में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आपका स्कूल है, और वहां आप इंग्लिश भाषा लगातार यूज कर रहे हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं, ना ही कि आप हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो क्या बच्चे समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी भी आपका हट गया, ऑप्शन सी भी हट गया। तो आप एक ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो क्या होगी? स्टैंडर्डाइज्ड होगी, जो मानक भाषा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। सामान्य भाषा का इस्तेमाल आप यहां पर नहीं करेंगे। भाई देखो, सामान्य भाषा क्या होती है? जो बोलचाल, साधारण रूप से बोलचाल वाली भाषा होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी सामान्य भाषा कहलाई जाती है। तो यहां राइट आंसर क्या रहेगा? मानक भाषा की, स्टैंडर्ड
मानक का मतलब क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करेंगे। स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करने का संदर्भ क्या है भाई, ये सर्वमान्य भाषा होती है। जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है सर्वमान्य भाषा होती है, इसे सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। सामान्य भाषा जरूरी नहीं है। सामान्य क्या होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आती। आप एजुकेशन दे रहे हैं और मैं एक एक साधारण बोलचाल में अगर आपसे बात करूं तो क्या मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों के लिए इफेक्टिव होगा? नहीं होगा, इसलिए कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है 34। ये पीवाईक्यूज भाई बहुत ही बढ़िया पीवाईक्यू है, इसलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूं। 2025 का भी हम पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता आत्मयुक्ति युक्त होगा, क्या होगा भाई, आत्मयुक्तियता में क्या चीज इंक्लूड होगी? औपचारिक पत्र होगा जिसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, व्यक्तिगत पत्र होगा इंडिविजुअल लेटर, व्यवसायिक पत्र होगा, या फिर कार्यकाली पत्र होगा? तो क्या पूछा गया, आत्मीयता युक्त क्या चीज होगी यहां पर जो पत्रों के माध्यम से आपको बोली गई है? तो देखो, आत्मीयता युक्त जो आपका पत्र होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत पत्र मतलब इंडिविजुअल, जो आप किसी एक व्यक्ति विशेष को पत्र लिखकर पत्र के माध्यम से अपना कम्युनिकेशन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका व्यक्तिगत पत्र कहलाएगा। औपचारिक पत्र क्या होता है, फॉर्मल लेटर होता है, जो हम जैसे फॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन हम स्कूल्स वगैरह में यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, औपचारिक पत्र कहलाता है। व्यवसायिक पत्र कैसा होता है, जैसे आपका सीवी हो गया या फिर रिज्यूम हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये सारे क्या हो गए, आपके व्यवसायिक पत्र हो गए। कार्यकाली पत्र क्या होते हैं, जो ऑफिस में यूज किए जाते हैं, जो ऑफिस में लेटर्स यूज किए जाते हैं वो हो गए आपके। तो यहां पर आत्मीयता युक्त यानी कि आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ में, तो आप कैसा लेटर लिखेंगे अब आप समझ सकते हो। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत एक पत्र लिखेंगे, क्योंकि आप अपनी पर्सनल चीजों को शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ में। यहां पर आप व्यवसायिक पत्र नहीं लिखेंगे कि आपको व्यवसाय चाहिए तो आपने एक रिज्यूम लगा दिया, या आपको एक जॉब चाहिए आपने उसके लिए एक पत्र लिख दिया, ऐसा लेटर बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आत्मीयता युक्त में आप क्या जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35। भाषा सीखी जाती है, तो देखो लैंग्वेज से हमेशा क्वेश्चन आता है आपके पास। लैंग्वेज का पेपर है और भाषा का क्वेश्चन ना है ऐसा नहीं होता, डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। भाषा किस चीज से सीखी जाती है, अधिकरण से, अनुकरण से, समीकरण से, या उपयुक्त सभी? तो देखो भाई राइट आंसर यहां पर क्या रहेगा, जो अभिष्ट उत्तर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी माध्यम से। ऑप्शन डी, इन सभी माध्यम से हम भाषा को सीख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? देखो अधिकरण क्या मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, यानी कि अपने परिवेश, अधिकरण का मतलब क्या, अपने परिवेश यानी कि एनवायरमेंट में जो भाषा है आपके, वो अगर आप सीख रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं अधिकरण करना है। क्लियर हो गई बात? अनुकरण करने का मतलब क्या होता है, जब कोई भी बच्चा दूसरों की भाषा को सुनकर उसको रिपीट करता है या उससे सीखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई लैंग्वेज यूज कर रहा हूं और कोई दूसरा स्टूडेंट मेरे को फॉलो कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीख रहा है। और समीकरण का मतलब क्या हो गया यहां पर, भाषा के विभिन्न रूपों को समझकर, यानी कि पूरा एक ग्रामर फॉर्म जो हो गई, ग्रामर फॉर्म यानी कि आप ग्रामर की हेल्प से आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं, पूरे रूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या रूल लगेगा, जैसे आप इंग्लिश में सीखते हैं व्याकरण जो होता है, वर्ण जो होते हैं, तो ये सारी चीजों का अगर आप इस्तेमाल करके भाषा को सीख रहे हो तो उसको हम बोलते हैं समीकरण से। तो इसलिए सारी विधि के माध्यम से हम भाषा को सीखते हैं। राइट आंसर हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास क्वेश्चन 36, समास। देखो भाई कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपसे पूछे ही जाते हैं, जैसे समास हो गया, इसके साथ साथ हमारे पास हो गया संधि हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। समास हो गया, संधि हो गया, पर्यायवाची भी आपसे कई बार पूछा जाता है, पर्यायवाची शब्द भी आपसे बताए जाते हैं। कुछ आपके पास भाषा से संबंधित आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके पैडागोजी से आएंगे, और कुछ अभी मैं आगे आपको कराने वाला हूं जो आपके किस चीज से रिलेटेड करते हैं, जो पैराग्राफ है। और भाई पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, क्योंकि पैराग्राफ ऑलरेडी दिया होता है, आपको पैराग्राफ पढ़ना है और आंसर करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो समास का शाब्दिक शब्द अर्थ क्या है, इससे आसान क्वेश्चन होगा ही नहीं, कुछ भी संदेह होगा, संवेग होगा, या संक्षेप होगा, या संदेश होगा। तो राइट आंसर क्या है, समास का मतलब संक्षेप यानी कि छोटा कर देना किसी भी चीज को। क्लियर हो गई बात? तो ये था बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है भाई, इस चीज को डिस्कस करते हैं। शुद्ध कथन को हमें चुनाव करना, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। सभी संज्ञा सर्वनाम होती हैं, क्या ये शब्द स्टेटमेंट शुद्ध है? सभी क्रियाएं विशेषण होती है, सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, या उपयुक्त सभी? तो 37 के लिए राइट आंसर होगा भाई हमारे पास, देखो 37 के लिए हम राइट आंसर के जाएंगे। तो देखो सभी संज्ञा सर्वनाम होती हैं, सभी क्रियाएं विशेषण होती हैं, सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओ आप। तो सी क्या बोलता है भाई, सभी क्रिया विशेषण का रूप सामान्यता कैसा होता है भाई, लिंग वचन के रूप में होता है। ध्यान दो, लिंग वचन आदि के कारण नहीं बदलता है, नहीं
बदलता है। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है कि सभी क्रिया विशेषण जो अव्यय होते हैं, तो सभी क्रिया विशेषण का रूप सामान्यतः जो लिंग होता है, जो वचन होता है, उसकी वजह से नहीं बदलता है। तो यहां पर शुद्ध कथन हमारे पास क्या है, सभी क्रिया विशेषण क्या है, अव्यय होते हैं। ठीक है, सभी संज्ञा सर्वनाम होती हैं, क्या ऐसा हो सकता है? भाई ये स्टेटमेंट गलत है हमारा, सभी संज्ञा सर्वनाम नहीं होती हैं, सभी संज्ञाएं सर्वनाम नहीं कहलाई जाती हैं। क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी में क्या पूछा है, सभी क्रिया विशेषण होती हैं? नहीं भैया, सभी क्रियाएं विशेषण नहीं होती हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। विशेषण क्या बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि सभी क्रियाएं विशेषण होंगी? बिल्कुल नहीं। तो स्टेटमेंट बी भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। सार्वनामिक एक प्रकार है। सार्वनामिक किस चीज का प्रकार है, ये आपको बताना है भाई। संज्ञा का प्रकार है, ऑप्शन ए बोलता है संज्ञा का प्रकार है, सर्वनाम का प्रकार है, विशेषण का प्रकार है, या फिर क्रिया का प्रकार है। तो सार्वनामिक जो है विशेषण का एक प्रकार होता है सार्वनामिक। ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर होगा। सार्वनामिक विशेषण का ही एक प्रकार है या एक भेद है, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो सी इसका अभिष्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे 39। समता मूलक अलंकार समूह कौन सा है इनमें से? ऑप्शन में उपमा, उत्प्रेक्षा, साम्य, उत्प्रेक्षा रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा रूपक, श्लेष, यमक, या फिर रूपक। आपसे पूछा है समता मूलक अलंकार इनमें से कौन सा होगा? तो राइट आंसर यहां पर हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर सी, उपमा। ध्यान दो, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। भाई ये प्रकार हैं। अगर आप बोलोगे ना कि भाई ये क्या है, यहाँ पर ये अलंकार के प्रकार हैं, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। तो ये सारे के सारे मैंने एक अलंकार से रिलेटेड थ्योरी चैप्टर मैंने बनाया हुआ है, प्रीवियस ईयर में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर जिसको भी कंफ्यूजन है वो जाके देख सकता है, नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, कैसे आप समझ सकते हो। संधि पे भी मैंने 2 चैप्टर थ्योरी के डेडिकेटली बनाए हुए हैं। तो आप जाओ भाई, थ्योरी पढ़ो। थ्योरी पढ़ोगे तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा था समतामूलक अलंकार कौन सा है? तो समतामूलक अलंकार भाई तीनों में समानता जहां पाई जाती है। समतामूलक का मतलब जहां लगभग लगभग समान रूप से या समानता जिन अलंकारों के बीच में पाई जा रही है। तो भाई यहां पर उपमा हो गया, ठीक है। समानता या साम्य की जहां पर स्थापना होती है तो उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 4। शिक्षण की संप्रेषणीयता को बढ़ाता है, क्या चीजें शिक्षक की संप्रेषणीयता को बढ़ाती हैं? विषय वस्तु का ज्ञान होना, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना, स्थानीय भाषा का ज्ञान होना, या अन्य विषय का ज्ञान होना। तो भाई ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है भाई। संप्रेरणीयता किस चीज के, शिक्षक की संप्रेरणीयता किस चीज से बढ़ती है भाई? शिक्षक की संप्रेरणीयता विषय वस्तु का ज्ञान होने से बढ़ेगी, या फिर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होगा तभी संप्रेषणीयता बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। स्थानीय भाषा का ज्ञान होगा, ये भी सही हो सकता है, या अन्य विषय का ज्ञान होगा। भाई अन्य विषय संप्रेषणीयता का सीधा आधार नहीं हो सकती। तो देखो, अगर आपके पास, देखो यहाँ पर कंटेंट, विषय वस्तु शिक्षण की संप्रेरणीयता को बढ़ा सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो स्थानीय भाषा होती है ना, स्थानीय भाषा का अगर आपके पास ज्ञान है तो आप शिक्षक की संप्रेषणीयता का मतलब क्या होता है? जो कम्युनिकेशन होता है, जो कम्युनिकेट करते हैं, जिस माध्यम से आप बच्चों के साथ में बोल चाल करते हैं। संप्रेषण का मतलब जो भाषाई आपके पास में कौशल होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर मुख्यतः बात की जा रही है। शिक्षक के पास में विषय वस्तु तो आपकी होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, लेकिन संप्रेषणीयता यहाँ पर पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर होगा। ये ध्यान रखना कि अगर आपको जैसे एक मानक भाषा के साथ में, कोई भी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के साथ मानक भाषा है आपके पास, प्लस जो वहाँ की स्थानीय भाषा है, अगर आप उसका प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, वार्तालाप आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जो स्किल्स हैं, भाषा के जो स्किल्स हैं, भाषा के जो कौशल्स हैं, वो आपके बहुत उच्च हो जाएंगे और बच्चों को सीखना यहाँ से बहुत अच्छा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? अगेन पेडागोजी का क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल भी हमें छोड़ने नहीं है भाई। देखो, किस प्रकार के प्रश्न जो बच्चों की, अगर आपको रचनात्मकता देखनी है तो मुक्त अंत वाले प्रश्न जो होते हैं वो सबसे ज्यादा आपके लिए बढ़िया होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिविटी, जैसे अभी हम ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो भाई ये इतने रचनात्मक नहीं होते। ध्यान देना, रचनात्मक प्रश्न आपके पास कौन से होते हैं? जब आपको लिखने की बिल्कुल स्वतंत्रता दे दी जाए, आप अपने माइंड का पूरा यूज कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें सब में क्या आती है? रचनात्मकता आती है। तो यहां पर पूछा गया किस प्रकार के प्रश्नों के बच्चों के भाषागत रचनात्मकता
देखो यहाँ पर भाषा के बारे में ही पूछा जा रहा है सारा, कि भाषा में रचनात्मकता लाने के लिए सर्वाधिक रूप से कौन से उपयुक्त होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न होंगे, मुक्त अंत वाले प्रश्न होंगे, या एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न होंगे। तो भाई सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करते हुए इसका आंसर बता दिया। जो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस इनको बोला जाता है, यानी कि आप अपने विचारों को एक से अधिक आंसर के रूप में भी बता सकते हैं। और एमसीक्यू क्या है, एक जिस भी बच्चे का पेपर है उसने क्या कर दिया, यहां पर बहुविकल्पीय प्रश्न मार्क कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों, बहुविकल्पीय में तो केवल आपको एक ही आंसर करना है। मुक्त अंत वाले प्रश्न में क्या होता है, आप विभिन्न दिशाओं में सोच सकते हैं, और बहुविकल्पीय में आप जो है एक ही दिशा में, एक ही पॉइंट पर आके रुकेंगे, एक ही आंसर पे आके रुकेंगे। आप एक सवाल के, जैसे रचनात्मकता क्या होती है, इसके आप विभिन्न प्रकार से आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है तो आप एक ही आंसर करेंगे। तो जब आप किसी प्रश्न के विभिन्न प्रकार से आंसर दे सकते हैं तो वो आपके अंदर एक रचनात्मकता है, आप अलग अलग दिशाओं में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग बोला जाता है इसमें, कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए, बच्चे को सोचने के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए कि वो अपने तर्क का इस्तेमाल कर सके, ठीक है, अपने मस्तिष्क का, अपने संज्ञान का इस्तेमाल कर सके। आप आगे बढ़ते हैं, मूर्धा का अर्थ क्या है भाई, ये आपको बताना। उच्चारण स्थल है, सर्वोच्च है, मुख्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 42 के लिए यहां पर क्या राइट आंसर रहेगा, ये हमें बताना है। तो देखो यहां पर जो यू टेट की ऑफिशियल की है उसमें मैंने इसका आंसर चेक किया था, तो उसमें इसका जो आंसर आ रहा है उसके बारे में अगर हम डिस्कस कर लें तो भाई, वो वीडियो के लिए हमारी बैटरी लो हो गई है, तो इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं। और ये लो, अब हम पढ़ेंगे ऐसे ही, कोई बात नहीं। आगे हमारे जो कैमरा है इसकी बैटरी लो हो गई थी, तो मूर्धा वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या बोलता है भाई, मूर्धा वाला प्रश्न क्या बोलता है, तो यहाँ पर यू टेट की जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर किया गया है ना, तो वो इसका सर्वोच्च किया गया है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को मार्क किया गया है। बट यहाँ पर बी जो है बी जो है बिल्कुल सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो मूर्धा जो होता है वो उच्चारण स्थल होता है। यहाँ पर हिंदी व्याकरण और ध्वनि का जो ज्ञान होता है ना, वो उच्चारण स्थान मूर्धा का एक उदाहरण होता है, कि जब भी आप क्या करते हैं भाई, हिंदी व्याकरण में ध्वनि का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या करता है, मूर्धा का एक उच्चारण स्थान कहलाता है। तो ये ऑप्शन इसका सही रहेगा, इसको मैंने वेरीफाई भी किया था। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए के साथ हम लोग यहाँ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43 के साथ में। क्वेश्चन 43 देख लेते हैं भाई कैसा है। शुद्ध पदबंध चुनना है हमको, कि शुद्ध पदबंध क्या होता है भाई, ताजी दही है, ताजा दही है, ताजी दही है, या ताजा दही है। तो इसमें से क्या हमारे पास जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा वो आपको बताना है। तो राइट आंसर होता है ताजा दही। तो ये जो लिखा है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ये बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर है। ये अब पहली वाली में क्या लिखा, ताजी, तो यहां पर अंकी बिंदी भी लगा, ताजी ये तो फीमेल बना दिया, ताजा होता है ना फ्रेश, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी इसका राइट आंसर होगा ताजी। ताजी फिर इसने यहां पर लगा दिया, तो ये नहीं होगा। ताजा दही, ताजा तो सही है लेकिन इसके नीचे ये नहीं लगा हुआ है, तो हमारे पास राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वर्तनी पर विशेष ध्यान देना है हमें यहाँ पर, तो हमें क्या करना था, शुद्ध पदबंध सुनना था, जो वर्तनी निकल के आएगी वो हमारी ऑप्शन नंबर बी की बिल्कुल राइट रहेगी। नेक्स्ट, व्याकरण का जानकार कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्याकरण का जानकार कौन कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, व्याकरणविद बोलते हैं, व्याकरणचार्य बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं, या व्याकरण बोलते हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, जो व्याकरण का ज्ञान रखने वाला होता है, जो जानकार होता है, व्याकरणचार्य होगा, विद्वान हो गया, व्याकरणविद हो गया, व्याकरण होगा। तो देखो भाई, राइट बेस्ट उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण होगा, व्याकरण का विशेष जानकारी रखने वाला। विद्वान कौन होता है भाई, सामान्य रूप से, सामान्य जिसके पास में जानकारी होगी उसको हम बोलते हैं ज्ञानी बोल सकते हैं, विद्वान बोल सकते हैं, ठीक है। व्याकरण का जो आचार्य होगा, जो व्याकरण का आचार्य अगर आपसे पूछा जाता तो वहां पर आप मार्क कर सकते थे व्याकरणचार्य, ठीक है। और व्याकरणविद किसे कहते हैं, तो व्याकरणविद जो है एक पारंपरिक एक शब्द उत्तर नहीं है, तो व्याकरणविद को आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो यहां पर राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, लड़का पाठ पढ़ती है में अशुद्ध क्या है। तो देखो यहां से आप खुद ही बता सकते हो, लड़का पाठ पढ़ता है, या इन्होंने क्या लिखा, लड़का पाठ पढ़ती है,
इन्होंने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर क्या गलत कर दिया भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। जो अनावृत्ति है ना उसकी इन्होंने क्या कर दिया, अशुद्धि कर दी। क्या होना चाहिए था, लड़का पाठ पढ़ता है, इन्होंने क्या कर दिया, पढ़ती है। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, अन्यवृत्ति बोलते हैं। लड़का क्या होता है भाई, पुल्लिंग होता है, तो हमें क्या लिखना था, इसलिए पढ़ता होना चाहिए था। करता, करता क्या होता है, करता क्या है यहाँ पे, जो लड़का है वो करता है, वो बिल्कुल सही है। क्रिया कौन सी कर रहा है, लड़का जो है क्रिया कर रहा है पढ़ने की, पाठ पढ़ने की क्रिया हो रही। तो यहाँ पर अनिवृत्ति यानी कि इन्होंने क्या किया है, जो आपकी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाली जो अशुद्धि है वो इन्होंने मेंशन करी है। क्रिया का रूप जो है यहाँ पर क्या है, गलत है, लेकिन प्रश्न में त्रुटि का वाक्य वर्ण अनिवृत्ति होगी, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओ। तो काफी लोग यहाँ पर क्रिया में जाएंगे, बट क्रिया इसका राइट आंसर नहीं है, इसका अनिवृत्ति है। जहां पर भाई फीमेल और मेल की वर्तनी में यहाँ पर क्या हो रहा है, फीमेल और मेल की वर्तनी में अशुद्धि हो रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी को चूज किया है। अब देखो 46 से लेकर 50 तक आपके पास एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश किस पर बेस करता है, मातृभाषा पर। तो गद्यांश जब भी होगा आपको फटाफट एक रीडिंग मारनी है, ठीक है, थोड़ी सी रीडिंग मारनी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन के माध्यम से गद्यांश को सॉल्व करना है। तो देखो हमने क्या देखा, मातृभाषा का विद्यालय पाठ्य चर्चा में महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो आप समझ सकते हो। अब ये टॉपिक क्या है आपका, मातृभाषा से रिलेटेड आपके पास टॉपिक है, इस पैराग्राफ है। तो क्वेश्चन 46 देखते हैं, विद्यालयों में सामान्यतः पाठ्य विषय क्या होता है, परस्पर स्वतंत्र होते हैं, पूर्णता रोजगार आश्रित होते हैं, भाषा आश्रित होते हैं, या उपयुक्त सभी। तो थोड़ा सा पढ़ लो, यहां पर आप आंसर इसका निकाल लोगे। तो ये पैराग्राफ के आंसर आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। तो देखो क्या बोला था, मातृभाषा का विद्यालय पाठ्य चर्चा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला एक विषय मात्र नहीं होता, अन्य विषयों को सीखने का भी माध्यम होता है। भाषा के माध्यम से जो मूलभूत कौशल अर्जित किए जाते हैं वे अन्य विषय क्षेत्रों को संकल्पनाओं को समझने के लिए। तो देखो इन्होंने मातृभाषा है ना, तो लैंग्वेज से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक है। तो ये क्या पूछ रहे हैं, विद्यालयों में सामान्यतः पाठ्य विषय क्या होते हैं, परस्पर स्वतंत्र होते हैं, रोजगार आश्रित होते हैं, भाषा आश्रित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज आश्रित होते हैं, उपयुक्त सभी नहीं होगा इसका आंसर। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, भाषा आश्रित होते हैं। तो 46 के लिए ऑप्शन सी। विषय की रोचकता का संबंध किससे होता है, शिक्षण के माध्यम से होता है, विषय के कठिनाई स्तर से होता है, शिक्षक के ज्ञान से होता है, या विद्यालय के वातावरण से होता है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, यहां से हमें 47 का आंसर इस पैराग्राफ से देना है। विषय की रोचकता का संबंध होता है शिक्षण माध्यम से, जो विषय पढ़ाया जा रहा है वो कितना रोचक है वो डिपेंड करेगा आपका टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, क्या वो नीरस पढ़ा रहा है या रसपूर्ण पढ़ा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मातृभाषा का वास्तविक अभिप्राय क्या होता है। ये आपको पैराग्राफ से ही देख के करने हैं आंसर, हमेशा ध्यान रखना। मातृभाषा का वास्तविक अभिप्राय क्या है, मां की भाषा, परिवेश की भाषा, राष्ट्र की भाषा, या माध्यम भाषा। तो देखो मातृभाषा का मतलब है जो भी आपकी परिवेश की भाषा है उसी को हम क्या बोलते हैं, मातृभाषा का वास्तविक अभिप्राय बोलते हैं। और ये हमारे पैराग्राफ से लिया गया। कभी आप सोचो सर ने आंसर कहां से बता दिया, पैराग्राफ आप पढ़ोगे एग्जैक्ट आपको चीज मिल जाएगी। मूलभूत भाषाई कौशल जो नहीं है वो आपको बताना है, जो मूलभूत भाषाई कौशल नहीं है वो पहचानना है आपको। बोलना, सुनना, लिखना या पढ़ना। तो देखो राइट आंसर जो है यहां पर वो है हमारे पास में कुछ जो बोलना होता है ये मूलभूत भाषाई एक आपका कौशल है, बिल्कुल सही है भाई ये, ठीक है। सुनना मूलभूत भाषाई कौशल है, और लिखना मूलभूत भाषाई कौशल है, पढ़ना मूलभूत भाषाई कौशल। तो देखो यार यहाँ पर मूलभूत भाषाई कौशल जो नहीं है इन्होंने बोला है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। तो देखो ए भी सही है, सी भी सही है, तो यहाँ आप बी के साथ में जाओ। जो सुनना है वो मूलभूत भाषाई कौशल नहीं है, भाषाई कौशल के बारे में इन्होंने पूछा है ना, तो भाई आप इसके साथ जा सकते हो ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र चिंतन के लिए सर्वाधिक क्या उपयुक्त होता है, राज्य भाषा होती है, संपर्क भाषा होती है, उपभाषा होती है, या इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र चिंतन यानी आप अपने आप चिंतन कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है, तो ये सारे के सारे उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी भाषा जो है स्वतंत्र चिंतन के लिए उपयुक्त नहीं है। जो राज्य भाषा होती है वो क्या होती है, स्वतंत्र चिंतन के लिए एक विशेष रूप से उपयुक्त की सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यानी कि राजभाषा क्या है,
भाई एक पर्टिकुलर आप राजभाषा, आप अपने जहां पर आपका राजपाट है वहां पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई स्वतंत्र चिंतन नहीं हो रहा है। संपर्क भाषा क्या होगी, विभिन्न लोगों के बीच में जब संपर्क किया जाता है तो उससे कोई स्वतंत्र चिंतन तो नहीं हो रहा। उपभाषा क्या होती है भाई, जो स्थानीय भाषा का एक रूप को हम क्या बोलते हैं, उपभाषा, जो स्थानीय भाषा के एक रूप को उपभाषा बोला जाता है। तो इनमें से कोई भी नहीं। स्वतंत्र चिंतन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं, देखो पद्यांश आ गया, 51 से 55 तक के जो क्वेश्चन है वो पद्यांश पर है। बात सीधी थी पर एक बात भाषा के चक्कर में जड़ा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा का उल्टा पलटा, तोड़ना मरोड़ना, घुमाया फिराया। अब ये भी देखो लैंग्वेज के ऊपर आपको पद्यांश दिया है। तो क्वेश्चन हम 55 के बाद पास जाते हैं सीधा। बात और भाषा क्या है, साध्य और साधन है, परस्पर असंबंध है, साधन और असाध्य है। तो देखो बात और भाषा क्या है, साध्य भी है और साधन भी है। और ये कहां से लिया गया है, देखो ये हमने इस वाले पैराग्राफ से इसका आंसर निकाला है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अनुच्छेद में क्या प्रयुक्त है, कहावत का प्रयोग किया गया है, मुहावरे का प्रयोग किया गया है, किंवदंती का प्रयोग किया गया है, या लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर भाई मुहावरों का प्रयोग किया गया है, तो आप बी के साथ जाइए, लोकोक्ति नहीं है यहां पर, ऑप्शन नंबर बी मुहावरे का प्रयोग किया गया है ऊपर। क्लियर हो गई बात। कहावत में क्या होता है, देखो भाई लोक अनुभव के आधार पर, जो लोगों का अनुभव होता है ना उसके आधार पर जो पूर्ण कथित भाषा होती है उसको हम कहावत कहते हैं। किंवदंती किसे बोलते हैं, कि भाई जो लोक कथा को कहते हैं हम किंवदंती बोलते हैं। लोकोक्ति क्या होती है भाई, लोकोक्ति होती हैं जो पूर्ण वाक्य और कथन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। बचा क्या यहाँ पर, मुहावरा बचा। मुहावरे को हम क्या बोलते हैं, भाषा के चक्कर में टेढ़ी मेढ़ी फंस गई, जो ऊपर यूज किया गया है वर्ड, ये देखो यहाँ पर जरा टेढ़ी मेढ़ी फंस गई, तो ये क्या है, एक तरीके का मुहावरा है। तो इसलिए राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 53, भाषा को तोड़ने मरोड़ने से क्या बात कही गई है यहाँ पर ऊपर, बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात सुधरती है, या फिर बात संवरती है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। भाषा को तोड़ने मरोड़ने का मतलब क्या होता है यहाँ पर, बात बिगड़ने के अभिप्राय में यहां पर बोला गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 54, संप्रेषणीयता किस चीज में निहित है, बात में, भाषा में, या उपयुक्त दोनों। तो भाई संप्रेषणीयता बात भाषा दोनों में ही होती है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है भाषा से बात का निकलना, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं, सपोर्टिंग बोलते हैं। ये सारे के सारे भाषा से बात का निकलना क्या कहलाता है भाई, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, ये होता है डिकोडिंग। ध्यान से करो, डिकोड करने का मतलब क्या होता है, डिकोडिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप है आपके पास, आपने व्हाट्सएप से एक मैसेज किया, ठीक है, आपने मैसेज किया, वो मैसेज आपके पास आया, उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग होता है। अब जो मैसेज आपके पास आया और जो आप उसको पढ़ रहे हो, पढ़ के उसका मीनिंग समझ रहे हो, तो उसको हम कहते हैं डिकोड करना, डिकोडिंग। तो भाषा से बात का निकलना क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी डिकोडिंग कहलाएगा। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तो जैसे अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना है। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे भाई। राइट आंसर आपको बता दिया 55, वर्ण और अक्षर क्या होते हैं ये आपको बताना, एक ही होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, समान होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो वर्ण और अक्षर पूछा गया है आपसे, तो वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, समान होते हैं, पर्याय उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओ। तो ये गलत है भाई, एक नहीं होते हैं वर्ण और अक्षर, बिल्कुल गलत नहीं होते हैं। पर्यायवाची भी इसका गलत है, समान होते हैं, समान नहीं होते हैं वर्ण और अक्षर, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी यूज किया। यमक क्या है, एक अलंकार है। कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है, शब्द अलंकार है, अर्थालंकार है, उभय अलंकार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यमक एक शब्द अलंकार का भेद है। क्लियर हो गई बात। यमक में एक ही शब्द और शब्द रूप को क्या किया जाता है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति की जाती है, उसे ही हम यमक अलंकार कहते हैं। यानी कि एक ही शब्द और शब्द रूप की पुनरावृत्ति करी जाती है, और जो पुनरावृत्ति होती है ना वो अलग अलग अर्थों में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द अलंकार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, सही वर्तनी वाला युग्म आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा सही है, वो आपको यहां पर चुनना है। तो देखो संन्यास या श्रृंगार, संन्यास या श्रृंगार, तो देखो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 संन्यास और श्रृंगार, इस तरीके से लिखा जाएगा, इसकी वर्तनी ये हो गई। क्वेश्चन नंबर 59, झा क्या है, अघोष महाप्राण है, सघोष अल्प प्राण है, अघोष अल्प प्राण है, या सघोष महाप्राण है। तो राइट आंसर है हमारे पास जो झा है ये होता है हमारे पास सघोष महाप्राण कहलाता है। चा वर्ण का चौथा वर्ण क्या होता है हमारे पास, ये चा वर्ण का चौथा वर्ण, ठीक है, चा वर्ग का, ध्यान दो, चा वर्ग का चौथा वर्ण आपके पास क्या होता है, झा होता है।
ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सघोष महाप्राण बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, द्विज पर्यायवाची है किसका, पशु का, पक्षी का, जीव का या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पक्षी का। जो द्विज है वो किसका पर्यायवाची है भाई, ये है आपका पक्षी का, 20 का अभिष्ट उत्तर है। पशु क्या होता है, पशु का समान अर्थ हो जाएगा, पर्यायवाची नहीं होगा। द्विज पशु का मतलब समान, पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, यानी कि अपोजिट पूछा गया है। अगर समानार्थी पूछा जाता है तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। पर्यायवाची का मतलब क्या, अपोजिट, तो ये पक्षी का अपोजिट हो गया है द्विज। क्लियर हो गई बात। तो ये थे हमारे आज के हिंदी के क्वेश्चन। कौन से थे भाई, ये यू टेट 2024 के पीवाई क्यूज को हमने डिस्कस किया। हिंदी के प्रश्न थे पेपर 1 के लिए। कैसी लगी एक्सप्लेनेशन आप एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, और किस तरीके के लेवल पर आपको, देखो यहाँ पर पेडागोजी के काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ साथ यहाँ पर थोड़े से ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें समास के क्वेश्चन भी होते हैं, संधि का क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किया गया है, और जो वर्तनी भाषा से संबंधित देख लो आप, कितने सारे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। तो वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो एक कमेंट कर देना जरूर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। यूटेट 2026 की प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यूस आपके पास अब वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।